हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर। ठीक है, तो देखिए सैम्पल पेपर से हमें पता लगेगा कि जो अभी हमारा मिड टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्या पैटर्न रहेगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पेपर के डिज़ाइन को हम समझ सकते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि सैम्पल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, सैम्पल पेपर से भी आ जाते हैं। सैम्पल पेपर देखने से आपको पेपर के पैटर्न को समझ में हेल्प मिल जाएगी और साथ ही साथ आप समझ पाएंगे कि थोड़ा मतलब क्वेश्चन का डिज़ाइन भी क्या रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपने को पेपर के पैटर्न को समझ लेना चाहिए। देखिए, अगर हम क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला देखो, आपके पॉलिटिकल साइंस में टोटल आएंगे 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, सभी प्रश्न करने हमारे को 1 से 12 नंबर तक के जो क्वेश्चन होंगे ना वो 1 अंक वाले होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें 13 से 18 तक की तो भाई 2 अंक वाले रहने वाले हैं और हमें इन क्वेश्चन का आंसर जो है 50 से लेकर 60 शब्दों के बीच में लिखना है। ठीक है, अगर हम बात करें 19 से लेकर 23 4 अंक वाले प्रश्न है और इनके जो मतलब हमें एक तरीके से उत्तर लिखना है वो 100 से लेके 120 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा 4 अंक के जो प्रश्न है 2 प्रश्नों में हमें आंतरिक विकल्प भी मिल जाएगा, मतलब हमें ऑप्शन मिल जाएगा कि हम 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रश्न संख्या हम 24 से लेके 26 तक की बात करें तो गद्यांश, मानचित्र और कार्टून पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो एक मानचित्र आएगा और एक कार्टून भी आपके एग्जाम में आएगा। आप एनसीईआरटी बुक में जितने भी कार्टून दे रखे हैं कार्टून को देखें, उसको समझिए और नीचे कार्टून के नीचे जो लिखा होता है ना उसको आप पढ़ ले कि उस कार्टून में क्या बताया गया। आप आसानी से कार्टून में भी नंबर ले लेंगे। मैप में नंबर लेना बहुत आसान है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम बात करते हैं 27 से लेकर 30 तक। भाई 6 अंक वाले क्वेश्चन हैं। मैं आपको इस पेपर में भी मतलब इस पेपर को सॉल्व करवाते हुए भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले हैं कि आपके 6 में से 6 अंक पूरे मिल जाए। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था वैसे ही सेम ही पैटर्न अपने को फॉलो करना होता है, लेकिन हिस्ट्री में ज़्यादा आंसर लिखना होता है, पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा कम भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन नंबर अपने को मिलेगा। समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं इसके, अगर शब्दों की बात करें तो शब्द जो लिमिट होते हैं वो होते हैं 170 से 180 शब्दों में लिखना होता है। जहाँ पे हिस्ट्री में अपने को शब्द लिमिट दिए गए थे कि 250 से 300 350 शब्द भी हम लिख सकते थे उसमें, है ना। अब देखिए ये जो 6 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन है ना सब में भाई आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे उसमें से कोई एक क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो ये तो भाई पेपर का पैटर्न हो गया। उम्मीद करता हूँ आप अपने पेपर के पैटर्न को समझ चुके होंगे। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का उनके कालक्रम अनुसार जो संबंधित व्याख्या है, मतलब कालक्रम अनुसार से संबंधित व्यवस्थित क्रम का सही चयन कीजिए। तो आप पहले तो भाई देख ले कि कौन सी घटना पहले घटी है, उसके बाद कौन सी घटना घटी है, उसके बाद कौन सी घटना घटी है, और यहाँ पे जो भी हमें कूट दिए गए हैं ये 4 ऑप्शन दिए उसमें से सही सेलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले है अफगानिस्तान संकट 1979, आपको पता है। बर्लिन की दीवार करें, बर्लिन की अगर हम दीवार की बात करें तो 1989। ठीक है, अगर हम सोवियत संघ के विघटन की बात करें 1991, अगर हम रूसी क्रांति की बात करें 1917। ठीक है, तो इस क्रम में अगर हम देखें तो भाई सबसे पहले नंबर पे तो चौथा आ जाएगा, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, है ना। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो भाई दूसरे नंबर पे हमारा पहला वाला आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो ये हमारा बर्लिन की दीवार वाला जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, है ना। बर्लिन की दीवार तीसरे नंबर पे। सबसे आखिरी में सोवियत संघ का विघटन, यानी कि तीसरा हमारा सबसे आखिरी में आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो सही ऑप्शन दे रखा है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन से संबंधित सही तिथि चुनिए। मतलब सोवियत संघ से विघटन का सही तिथि क्या है, इसमें सही डेट क्या दिया गया है जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 3 देश जिसमें बेलारूस, रूस और यूक्रेन ने बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में तीनों ने ही क्या किया था, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी।
है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। पहला दे रखा है सोवियत अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। भाई ये तो सीधे सीधे ही गलत है भाई। देखो सोवियत अर्थव्यवस्था कौन सी विचारधारा पर आधारित थी, समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, है ना। ये बात अपने को मालूम है कि ये जो विचारधारा थी सोवियत संघ की वो समाजवादी पर आधारित थी, यानी कि ये वाला क्या है अपना गलत है। लोगों को विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी, बिल्कुल भाई नहीं थी वहाँ पे, है ना। इसीलिए तो लोग चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। तो ये तो भाई सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, ये भी सही है, यानी कि सरकार का नियंत्रण होता था हर चीज़ पे। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करती थी, यानी कि सरकार करती थी, ये भी सही है। तो हमें सही विकल्प नहीं है वो सिलेक्ट करना था, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही था। उसके बाद है निम्नलिखित देशों का उनके देशों की घटनाओं के साथ मिलान करनी है। भाई घटनाओं के साथ मिलान करना है तो देखो रवाडा में जनसंहार दूसरे में चला जाएगा ये। कुवैत पर इराक का हमला ये वाला चला जाएगा। पूर्वी तिमोर की बात करें तो ये इंडोनेशिया सेना का रक्तपात वाले में चला जाएगा, है ना। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में मैकाऊ महामारी फैली थी, ये चला जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखिए तो पहले का हमारा जाएगा दूसरे में, है ना, दूसरे का जाएगा तीसरे में, तीसरे का जाएगा चौथे में, और ब्रिटेन वाला जाएगा पहले में, यानी कि इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो सही है हमारा डी, है ना। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा की कितनी अवधारणा है, तो सुरक्षा की भाई कितनी अवधारणा है, सुरक्षा की 2 अवधारणा है ना, परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। भाई छठा क्वेश्चन बहुत आसान है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे। बहुत आसान है। भारत ने 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। पोखरण किस राज्य में स्थित है। देखो पहला परमाणु परीक्षण भी यहीं हुआ था और दूसरा जो हुआ था 1998 में वो भी यहीं पे हुआ था, है ना। तो ये जो पोखरण है किस राज्य में, किस स्टेट में है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो दे रखा है उसकी अगर हम बात करें तो केरल, मणिपुर, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। आपको बताना है इस आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए अब भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन इसमें भी भाई फ्री के ही नंबर होते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर वैसे 7 जो दे रखा है वो है कथन और कारण वाला। तो हमें पहले कथन को पढ़ना है, फिर कारण को पढ़ना है, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। देखिए कथन है, मतलब अभिकथन दे रखा है कि आज़ादी के बाद भारत में 565 देसी रियासतों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से शामिल किया गया। भाई बिल्कुल सही है ना। जो विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको हम बोलते हैं, उस पर हस्ताक्षर करवा के ही सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। कारण है सरदार पटेल ने हैदराबाद को बलपूर्वक मणिपुर और जूनागढ़ को कूटनीति द्वारा और जम्मू कश्मीर को इसकी इच्छा के द्वारा शामिल किया। तो ये भी वैसे सही है, ठीक है, लेकिन दोनों में रिलेशन सही से बन नहीं रहा है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ना जो कारण है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ पे भाई मेरे को नज़र आ नहीं रहा है, दूर दूर तक मेरे को लग नहीं रहा है। तो इस अकॉर्डिंग मैं ना जो जाना चाहूँगा मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगा कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगा। वैसे आप अपना आंसर भी बता सकते हैं, आप जो भी लगाएंगे आप अपने विवेक का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके जो भी आंसर बताना चाहेंगे मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। लेकिन मैंने देखा है कि हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में ज़्यादातर पता है क्या होता है, हिस्ट्री में ऑप्शन ए वाला सही होता है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। ये क्वेश्चन मतलब ए वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर इस क्वेश्चन में सही होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के साथ चीन की रणनीतिक साझेदारी डैश के लिए बड़ी अड़चन है। तो बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन भाई। पाकिस्तान जो चाइना के साथ जो भी रिलेशन बना रहा है उससे दिक्कत किसको है, दिक्कत है इंडिया को, ठीक है। तो भारत आ जाएगा। उसके बाद सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त शब्दों का प्रयोग किया था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं, है ना।
तो ये दोनों नीतियाँ जो चलाई थी वो राष्ट्रपति गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव ने चलाई थी, है ना। सोवियत अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए नीति उन्होंने चलाई थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है। तो अगर हम यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपना अभिकथन, है ना। अभिकथन दे रखा है कि आसियान की स्थापना दक्षिण एशिया के 5 संस्थापक देशों के द्वारा 1967 में की गई। दक्षिण एशिया, यहाँ पे दक्षिण एशिया बोला है, वैसे मेरे हिसाब से ये गलत है भाई। ठीक है, दक्षिण एशिया के वैसे वो देश है नहीं जो 5 देश की हम नाम की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस है ना। अगर इनकी हम बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दक्षिण एशिया बोला है। तो मेरे हिसाब से भाई ये क्या है आपका, गलत है। अभिकथन क्या है, गलत है। दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 5 देश थे उन्होंने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था 1967 में, और उसके बाद इस पर हस्ताक्षर किया था और उसकी स्थापना की थी। तो ये तो गलत हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन आसियान के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र पर बातचीत करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये सही है भाई, ये सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन इसके साथ मतलब मुक्त व्यापार करने के लिए, बातचीत करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब हम आंसर को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है अभिकथन। अभिकथन जो है वो गलत है, लेकिन कारण जो है हमारा सही है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है बाल्टिक राज्यों की पहचान कीजिए। मतलब इसमें से बाल्टिक राज्य कौन सा है। तो बाल्टिक राज्य जो बाल्टिक महासागर है उसके आसपास का कुछ एरिया है, उसको बाल्टिक क्षेत्र कहा जाता है ना। तो इसमें आपका एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये 3 देश जो है बाल्टिक क्षेत्र में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार डैश में बनी। तो केंद्र में वैसे पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो लगभग 1977 के आसपास बनी थी भाई। ठीक है, यहाँ पे 1977 का ऑप्शन ही नहीं दे रखा। जनता पार्टी की जो सरकार थी वो बनी थी। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। अब यहाँ पे राज्य वगैरह या केंद्र या राज्य शब्द यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन केंद्र यूज कर लिया कि केंद्र में पहले कब बनी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन गलत है, और ऑप्शन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई आंसर ही नहीं आएगा, है ना। जो पहली भारत में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो केरल में बनी थी, है ना। जो केरल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जीत हुई थी 1957 में। ऑप्शन सी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही होना चाहिए था। तो क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से तो भाई गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है वर्तमान में सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से माने जाते हैं और क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो वर्तमान में अगर हम सत्ता के नए केंद्रों की बात करें तो भाई यूरोपीय संघ, आसियान, चाइना, भारत, ये सब सत्ता के नए केंद्र है। उनको सत्ता के नए केंद्र हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है। ये अमेरिकी वर्चस्व को भी टक्कर दे सकते हैं। ये मतलब एक तरीके से संगठन या जो महाशक्ति, मतलब एक तरीके से जो देश है इतने पावरफुल है कि अमेरिकी वर्चस्व को भी ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इनको हम सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। देखो सुरक्षा परिषद का सबसे मेन काम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा के माहौल को बना के रखना, शांति के माहौल को बना के रखना। अगर कोई राज्य है जो कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मान रहे तो उसके ऊपर हमला करना, ये सब काम सुरक्षा परिषद के माने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो मैकडोनाल्डीकरण का मतलब है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव, वहाँ के जो फूड है, जो खान पान है ना, जैसे कि कोको कोला है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन सब चीज़ों का दुनिया के दूसरे देशों में जो प्रभाव बढ़ रहा है उसी को हम कहीं ना कहीं मैकडोनाल्डीकरण का नाम देते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सहमति के विलय पत्र से आप क्या समझते हैं। सहमति का विलय पत्र क्या है, आज़ादी के बाद रियासतों को भारत में कैसे शामिल किया गया, व्याख्या कीजिए। तो भाई
अगर हम सहमति के विलय पत्र की बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की ही बात हो रही है। एक विलय पत्र था जिस पे रजवाड़े के जो राजा थे उनसे हस्ताक्षर करवाया जाता था। यानी कि इस सहमति पत्र पर अगर किसी राजा ने, जो रजवाड़े थे उसके राजा ने हस्ताक्षर कर दिया तो ऐसा माना जाएगा कि वो राजा भारतीय संघ में विलय होने के लिए तैयार है। क्योंकि आपको पता है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत पाकिस्तान बना, साथ ही साथ जो रजवाड़े थे भारत में या पाकिस्तान में, उनको अधिकार दिया गया था कि वो भारत या पाकिस्तान में किसी में भी शामिल हो सकते हैं या फिर वो अपनी स्वतंत्र पहचान भी बना सकते हैं। तो इसीलिए सरदार पटेल ने क्या किया, उनको भारतीय संघ में मिलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करवाए और उनको भारतीय संघ में शामिल करवाए। तो इसमें 2 क्वेश्चन है वैसे, आज़ादी के बाद रियासतों को भारत में कैसे शामिल किया गया, व्याख्या कीजिए। तो इसमें वही स्टोरी बतानी है कि भाई पूरा जो भारत था वो 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। उनको भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सरदार पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और सबसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करवा के भारतीय संघ में उनको शामिल किया। ठीक है, अगला है यूरोपीय संघ के कोई 2 आर्थिक विशेषता लिखिए। तो यूरोपीय संघ आपको पता है एक बहुत ही पावरफुल संगठन है और इसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से डेवलपमेंट मतलब कर रही है, विकास कर रही है। अगर हम इसकी आर्थिक विशेषता की बात करें तो भाई इसका पूरे दुनिया के व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है। WTO में बहुत ही पावरफुल संगठन के रूप में काम करता है। ठीक है, इसकी जो मुद्रा यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 4 देशों के नाम बताइए। तो भाई दक्षिण एशिया है ना, मानचित्र में तो दक्षिण एशिया में जो देश है उनको हम दक्षिण एशिया भी कह देते हैं, दक्षिण एशिया के देश कह देते हैं। इसका अगर हम 4 देशों की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका है ना, इन सारे देशों के नाम आप बता देंगे, दक्षिण एशिया में पड़ते हैं। ठीक है, अब 4 अंकीय प्रश्नों के उत्तर हम देने वाले हैं। भाई 4 अंकीय प्रश्न के आंसर ज़्यादा लेंदी तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लिखे। अगर 4 नंबर का है तो 4 ही पॉइंट ना लिखे, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट तो भाई जरूर से जरूर डाल के आए। क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी के माध्यम से राष्ट्र कुल के देशों की स्थापना व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन आया। राष्ट्र कुल, ठीक है, ये जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 15 देश जो अलग हुए थे उनका राष्ट्रकुल बनाया गया था। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके खास करके इसमें शामिल थे पूर्वी यूरोप के जो देश थे, है ना। तो शॉक थेरेपी के माध्यम से राष्ट्रकुल के देशों की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, है ना। शॉक थेरेपी के माध्यम से उनका उपचार किया गया, उनको बोला गया कि वो क्या करे, समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था को अपना ले। इसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए गए, उधार पैसे दिए गए। सामूहिक फर्मों को निजी फार्मों में बदल दिया गया, है ना। सामूहिक खेती को पूरी तरीके से वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। सारी चीज़ें अब पूंजीवादी व्यवस्था से ही वहाँ पे चलनी थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन है, भारत में वामपंथी कहे जाने वाले दलों की क्या विचारधारा रही, किन्हीं 2 आधारों पर वर्णन कीजिए। यहाँ पे वामपंथी विचारधारा के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, वामपंथी विचारधारा वाले जो लोग होते हैं वो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, समाजवाद में विश्वास करते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार जो है ना, सरकार की जो नीतियाँ है वो गरीबों के भलाई के लिए हो, गरीबों की देखभाल के लिए हो, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले। ऐसी नीतियाँ सरकार बनाए जिससे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अमीरों पे टैक्स लगे, गरीबों को उससे फ़ायदा हो। पूरी तरीके से इनकी नीतियाँ गरीबों के पक्ष में होती है। तो इस तरीके से आप 2 पॉइंट वैसे बोला है, आप कम से कम 3-4 पॉइंट लिख दें। ठीक है, और हेडिंग बना के अगर डिफाइन कर देते हैं तो आपको 2 पॉइंट में भी आपको सही नंबर मिल जाएगा, है ना। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष के कारणों का विश्लेषण कीजिए। भाई स्टोरी की तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स में लिखेंगे कि भाई श्रीलंका जो था उसको पहले सिलोन कहा जाता था, है ना। आज़ाद हुआ, 1948 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद देखा जाता है कि वहाँ पे जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा थे वो सीली लोग थे, तमिल कम थे, है ना। तमिलों को दबाया गया, सिहली लोगों को सरकारी नौकरियों में वर्चस्व मिल गया। जो सिहली भाषा है उसको राष्ट्रभाषा की दर्जा दे दी गई। पूरी तरीके से तमिलों को दबा दिया गया। इसीलिए तमिलों ने क्या किया, अपने अधिकारों की मांग के लिए लिट्टे नामक संगठन बना लिया, है ना। अब लिट्टे नामक जो संगठन बनाया गया उसने श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। और वो चाहते हैं कि जो उसका उत्तर का कुछ एरिया, उत्तर पूर्वी भाग कोई है तो उसको वो अलग देश बना दे तमिलों के लिए। ये उनकी डिमांड है ना। खैर 2010 में ये
श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष है वो समाप्त हो गया है। जो लिट्टे के जो प्रमुख थे प्रभाकरन जिनका नाम था, उनको मार के कहीं ना कहीं इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत रूस के संबंधों का वर्णन कीजिए। देखिए भारत और रूस संबंध काफ़ी समय से भाई भारत हमारा बहुत ही प्यारा मित्र रहा, मतलब भारत कह रहा हूँ, रसिया जो है हमारा बहुत ही प्यारा मित्र रहा है काफ़ी लंबे समय से, और हर समय उसने हमारी हेल्प की है। ठीक है, तो भारत और रूस दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, मतलब कि वो चाहते हैं कि दुनिया में कोई एक पावर ना हो, है ना, बहुत सारे पावरफुल देश हो, संगठन हो जो कि मिलके काम करे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, दुनिया में शांति कायम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फैसले जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। डेट आई थिंक 2001 है, 2001 में हुआ था ये। ठीक है, डेट आप देख लेना एक बार। तो ये 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा आपको पता है कि भारत जो है वो रशिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, वहाँ से तेल और खनिज संसाधनों का आयात करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हथियारों का भी बहुत ज़्यादा संख्या में आयात करते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स आप भारत और रशिया के संबंध में डाल सकते हैं। उसके बाद है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है आरंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के किन्हीं 2 कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो आरंभिक चुनाव हुए तो उसमें हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है ना। 3 आम चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी ने भारी भरकम जीत हासिल की। क्या कारण थे? तो इसमें बहुत सारे कारण हम बता सकते हैं। पहला कारण तो बता दो कि भाई प्रसिद्ध नेता इसमें शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर जैसे, है ना, या फिर सरदार पटेल जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में ही जुड़े हुए थे। साथ ही साथ इसमें आप बता सकते हो कि भाई कांग्रेस पार्टी एक सुसंगठित पार्टी थी जिसमें सारी योजनाएं वो तरीके से बनाते थे, है ना। इसके अलावा 1 मिनट कॉल आ रहा है किसी का। इसके अलावा इसमें हम बता सकते हैं कि भाई कांग्रेस जो पार्टी है उसको स्वतंत्रता संग्राम की विरासत भी हासिल थी, है ना। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उसने खासा योगदान दिया था, तो इस कारण भी लोगों का लगाव जो था वो कांग्रेस पार्टी के साथ ज़्यादा था। इसके अलावा उस समय हमारे देश में कोई पावरफुल विपक्षी पार्टी भी नहीं थी जो कि कांग्रेस को टक्कर दे सके, तो इस वजह से भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, है ना। 2 पॉइंट पूछा था, कम से कम 3-4 पॉइंट भाई लिख देना और अच्छे से हेडिंग बना के पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। पैराग्राफ की बात करें, देखो पैराग्राफ को भाई ध्यान से पढ़ो, आसानी से आंसर दे सकते हो। कुछ ज़्यादातर आंसर इसमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो अपने विवेक का इस्तेमाल करो लेकिन आंसर दो, ठीक है। वैसे चलो मैं बता ही देता हूँ, तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। मैं सीधा आंसर देखता हूँ, आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन है राज्य के अनिवार्य कार्य कौन से हैं? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें जो आप अगर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि जो राज्य है यानी कि सरकार है उसका अनिवार्य कार्य होता है सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, है ना। दूसरा क्वेश्चन है भारत ने कौन से वर्ष में वैश्वीकरण को अपनाया था? तो भारत ने भाई 1991 में वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी। इसमें वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण तीनों नीतियाँ अपनाई गई थी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं जो कथन है वो सिलेक्ट करना है। तो देखिए पढ़ते हैं, हम आंसर पढ़ते हैं। नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर है। तो भाई नई प्रौद्योगिकी के कारण कमज़ोर तो नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी भाई सही नहीं है। देखो नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो भाई गलत है, क्योंकि नई प्रौद्योगिकी के कारण तो भाई सरकार जो है या राज्य है वो ज़्यादा पावरफुल हो गई है ना, ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई। राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचना एकत्रित कर सकता है, ये तो सही है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य के हाथ में अत्यधिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, बिल्कुल सही है। नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हुआ है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने वैश्वीकरण को क्यों अपनाया? तो भारत ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाने का मेन रीज़न ये था कि भारत क्या करे, उस समय हमारे देश में वित्तीय संकट भी था, व्यापार को भी बढ़ावा देना था, तो इस वजह से हमने और विकास की गति को भी बढ़ावा देना था, तो इस कारण से हमने वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी। पहले 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हम ध्यान से इसका आंसर देंगे, है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है 1991 में वित्तीय संकट से उभरने के लिए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है
आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने के लिए, भाई ये भी हो सकता है आपका आंसर इसमें। विदेशों में निवेश के लिए, ये भी हो सकता है। वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक समृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए। तो देखो वैसे तो सारे मेरे को लग रहे हैं सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक समृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए ये वैश्वीकरण की नीति हमने अपनाई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो मानचित्र आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से हमें करना है भाई। देखो मानचित्र हिस्ट्री की तरह हमें इसमें लगाना नहीं होता है, बल्कि इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है और पेपर में ही लिखना होता है, आंसर शीट पे ही लिखना है ना। लेकिन मैप को देखना जरूर है, मैप में जो लोकेशन दे रखें उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ही अपने को आंसर देने का है। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन का आंसर भी हमें मालूम होना चाहिए, जब ही हम मैप कर पाएंगे, है ना। तो पहला जो दे रखा है इसमें आपको क्रम संख्या लिखा हुआ है, और पहला जो संबंधित अक्षर है आपको अक्षर भी लिखना है मैप में देख के, जैसे कि मैप में अलग अलग अक्षर से इसको चिन्हित किया गया, उस अक्षर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद देश का नाम लिखना है कि उस अक्षर में कौन सा देश आएगा। तो पहला जो हमारा क्रम रहेगा, पहले क्रम में हमारा क्या है, 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी। तो आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो भाई बच्चों को पता होगा कि 1987 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। तो संबंधित अक्षर हमारा क्या रहेगा, पहले मैप में जाएंगे हम, मैप में संबंधित अक्षर जो दे रखा है श्रीलंका में सी दे रखा है ना। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ना संबंधित अक्षर में आप सी लिख देंगे और यहाँ पे आप देश का नाम लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको क्या लिख देना है, देश का नाम लिख देना है और इसमें संबंधित अक्षर लिख देना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा है वह देश जो भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। तो इसमें आप मैप में जाएंगे, सबसे पहले मैप में आपको क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि भाई पूर्व चलो की नीति का हिस्सा कौन है, बांग्लादेश है। ठीक है, और बांग्लादेश में संबंधित चिन्ह क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो अपने को संबंधित जो चिन्ह वाला जो पॉइंट है उसमें अपने को लिखना है डी, यहाँ पे आप लिखेंगे डी और इधर आप लिख देंगे बांग्लादेश का नाम, है ना। तीसरा क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का चारों तरफ से भूमि से घिरा देश। तो भाई आपको पता है कि भूमि से घिरा हुआ देश तो दो है, भूटान भी है और हमारा नेपाल भी है, और इसमें नेपाल और भूटान दोनों दे रखा है। तो हम नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर ही पढ़ेंगे, है ना। नीचे वाला क्वेश्चन है वह देश जिनकी पनबिजली की बड़ी योजनाओं में भारत का योगदान है। तो भाई इसमें तो हमारा पनबिजली वाला पॉइंट जब आता है तो पनबिजली वाला नेपाल के साथ सीधा संबंध होगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे दक्षिण एशिया का चारों तरफ से भूमि से घिरा जो देश है इसमें हम भूटान का लगा देंगे डी, है ना, भूटान का हम लगा देंगे। यानी कि बी तीसरे वाले क्रम में जो हमारा तीसरा क्रम है यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ हम क्या लिख देंगे भाई, भूटान। और नेपाल का जो लोकेशन आपका दे रखा है वो ए दे रखा है ना। तो इसमें चौथे में हम यहाँ लिख देंगे ए और इधर आप लिख देंगे नेपाल। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मैप हो गया हमारा। ठीक है, अगला भाई चित्र आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला इस कार्टून में दर्शाया गया कौन से भाग चीन से संबंधित है ना। तो वैसे तो भाग पूछा गया है लेकिन इसमें चाइना की जो महान दीवार है उसको दर्शाया गया है, चीन की दीवार को दर्शाया गया है। तो मेरे हिसाब से भाई इसमें चीन की दीवार आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति का आकलन कीजिए। तो भाई कार्टून के आधार पे चीन में इसमें चीन को एक तरीके से उभरती हुई शक्ति के रूप में दिखाया गया है ना, जो बहुत तेज़ गति से विकास कर रहा है और बहुत सारे देशों से वो लगातार आगे निकल रहा है। तो ये आप बता सकते हैं। तीसरा है चीन विश्व की अगली महाशक्ति हो सकता है। इस कथन को तर्क देकर न्यायोचित ठहराइए। भाई बिल्कुल चीन जो है वो दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है ना। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हो सकता है कि उस समय बाद ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, तो ये महाशक्ति बनी जाएगा इस वजह से, है ना। तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं। चलिए अब भाई 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसका आंसर बहुत ही अच्छे से आपको लिखना है। इसमें प्रेजेंटेशन भाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसमें आपको सबसे पहले एक प्रस्तावना लिखनी है भैया, है ना, एक प्रस्तावना लिखेंगे यानी कि एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके बाद मेन बॉडी होगा, उसके बाद एक निष्कर्ष होगा। इस तरीके से हमें आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए, है ना। भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं वो
भारत की सुरक्षा नीति के घटक है। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि भैया भारत जो है वो क्या करता है, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसके लिए भारत ने परमाणु हथियार भी बनाए हैं, है ना। 1974 में परमाणु परीक्षण किया, फिर 1998 में परमाणु परीक्षण किया भारत ने, ठीक है। क्योंकि चारों तरफ से भाई भारत हथियारों से, जो खतरनाक हथियारों से लैस वाले जो देश है उससे घिरा हुआ है, तो इसलिए भारत सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि भाई भारत ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत करने की कोशिश की है और संयुक्त राष्ट्र संघ को एक मंच बताया है जिसके माध्यम से सारे फैसले लिए जाएं। तीसरा, भारत क्या करना चाहता है, अपने आंतरिक संघर्षों को ख़त्म करना चाहता है, जैसे मणिपुर हो गया या फिर यहाँ अब बंगाल में, या इसके अलावा हमारा जो पंजाब है उसमें भी खालिस्तानी जो है समर्थक है वो ज़्यादा उभर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भारत ख़त्म करना चाहता है, आंतरिक मसलों को सुलझाने की कोशिश करता है हमेशा। इसके अलावा चौथा आप बता सकते हैं कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहता है भारत, क्योंकि सुरक्षा के लिए भाई डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, विकास भी ज़रूरी है ना। तो इसलिए भारत ने क्या किया है, नियोजित तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने की कोशिश की है। तो ये 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, 4 ही पॉइंट आप बनते हैं इसमें, और 4 हेडिंग होंगे, लेकिन आप लेंदी आंसर इसका लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंदी आंसर बन सकता है। उसके बाद है सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक अवधारणा के प्रकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। आपको पता है कि सुरक्षा के 2 प्रकार है, ऊपर हमने बात की थी पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो इसमें पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा के बारे में आप लिखेंगे कि भाई इस अवधारणा में जो खतरे का जो सोर्स होता है वो कोई दूसरा देश होता है ना। वो दूसरा देश क्या करेगा, किसी देश के ऊपर सैन्य हमले की धमकी देगा या सैन्य हमला करने की कोशिश करेगा, जिससे नागरिकों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। गैर पारंपरिक अवधारणा में आप बताएंगे कि इसमें खतरे के नए स्रोतों को शामिल किया जाता है, जो कि पूरे दुनिया के लिए और पूरी मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आतंकवाद है, महामारी है, वैश्विक तापवृद्धि है ना। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, उनके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा डीपली इसमें बता सकते हैं। उसके बाद है 28वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की समीक्षा किन्हीं 3 तर्कों के आधार पर कीजिए। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य आपको बताने हैं, क्या काम कर रही है भाई संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दुनिया में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, है ना, युद्ध को रोकना, ठीक है, जो भी महामारियाँ है उसको रोकना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, ये सब आप बता सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, देशों के विकास में योगदान देना, है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद है इसी में अथवा में दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के रुख का किन्हीं 3 तर्कों के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। मतलब कि क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई भारत को ना स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद में, कोई 3 तर्कों के माध्यम से आपको इसका मूल्यांकन करना है। तो देखो यार, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के लिए जो मानदंड तय किए गए हैं, जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उस पर भारत खरा उतरता है। भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है ना। इसके अलावा भारत एक बहुत बड़ा भूभाग वाला एरिया है, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, जनसंख्या के लिहाज से भी बड़ा है। ये अपनी विविधताओं के मामले में, अपने भूगोल, अपनी संस्कृति के मामले में पूरी विविधताओं को की नुमाइंदगी करता है, प्रतिनिधित्व यहाँ पे होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। उन 3 चुनौतियों के बारे में बताएं जिनका सामना स्वतंत्र भारत को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान करना पड़ा। मतलब भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमें कौन सी 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत आसान है। पहला एकता स्थापित करने की चुनौती थी भाई, एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि भारत विशालकाय देश था, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पे रहते थे, उनको एक सूत्र में बांधना बहुत मुश्किल काम था, ठीक है, एकता स्थापित करना। दूसरा लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र स्थापित करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम था भैया, क्योंकि चुनाव करवाने होंगे, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत पैसे खर्च होंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि लोकतंत्र तो केवल अमीर देशों में ही कायम हो सकता है। तो ये भी एक चुनौती थी। तीसरा विकास यानी कि नियोजित विकास भाई, है ना, नियोजित विकास करना बहुत मुश्किल था। विकास ऐसा हो जिससे कि अमीर और अमीर ना हो, गरीबों को बेनिफिट हो, गरीबों के लिए सरकार काम करे, गरीबों के लिए योजना बनाए, ठीक है। तो ऐसा विकास करना भी एक मुश्किल काम था। ये पॉइंट्स आप इसमें 3 पॉइंट बताएंगे। उसके बाद अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं आई, किन्हीं 3 की व्याख्या कीजिए। तो भाई राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में रियासतें यानी कि रजवाड़ों की बात हो रही है। पूरा भारत जो था वो 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था, ये बात आपको मालूम है।
इन रजवाड़ों को एक करना भाई बहुत मुश्किल काम था, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, है ना। तो रजवाड़ों के एक करने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ रजवाड़े का एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हैं, जैसे कि हम हैदराबाद की ही बात कर लेते हैं। तो हैदराबाद को मिलाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि निज़ाम वहाँ के शासक को निज़ाम कहते थे, है ना। निज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो। मणिपुर में एक अलग समस्या थी, है ना, वहाँ पे आपको पता है संवैधानिक राजतंत्र कायम था। इसके अलावा यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर में चले जाए तो वहाँ पे भी अलग ही समस्या थी। तो इन सबको मिलाया हमारे सरदार पटेल जी ने, है ना। तो पहले तो भाई समस्या बतानी है आपको, मेन इसमें समस्या बतानी है, इनको मिलाने में क्या क्या समस्या थी उसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 2001 की बात करें तो 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया था। कौन सा अधिनियम? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, है ना, जिसमें पुनर्वा ऊर्जा जो है उसके इस्तेमाल की, या स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ऊर्जा है, उसके इस्तेमाल की बात कही गई है। इसके अलावा 2003 में भारत ने बिजली अधिनियम लाया, जिसमें नवीकरणीय जो ऊर्जा होते हैं, नवीकरणीय जो साधन है, उसके इस्तेमाल पर महत्व दिया गया। इसके अलावा नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू की गई, जिसमें स्वच्छ ईंधन, सभी वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया गया। प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को भी भारत महत्व लगातार देता रहा है ना। इसके अलावा भारत क्योटो प्रोटोकॉल के सिद्धांत को भी मानता है, तो ये पॉइंट भी आप इसमें बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मूलवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप मूलवासी की परिभाषा देंगे कि मूलवासी उन्हें कहा जाता है जो किसी स्थान पे बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? मूलवासी बोलेंगे। मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1970 के दशक से बहुत सारे कदम उठाए गए थे। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल का गठन किया गया था, ठीक है, 1975 में, और उसने कहीं ना कहीं मतलब मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए। उनके संस्कृति जो है, उनके संस्कृति को अपनाया गया, उनको जंगलों में रहने की अनुमति दी गई, है ना, उनके जो अधिकार है उसको माना गया। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ज़्यादा वैसे लेंथी आंसर भाई इसका बनेगा नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से आप इसका आंसर बना के लिख सकते हैं। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं समझ में आ गया होगा। बाकी आप रोशन सा स्टडी पॉइंट की वीडियो को देख रहे हैं तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा होगा। बाकी अपना फीडबैक भाई ज़रूर शेयर करिए कि रोशन सा स्टडी पॉइंट से आपको कितना हेल्प मिल रहा है स्टडी करने में, है ना। और कहीं हद तक मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए और बेहतर चीज़ें मैं करता रहूँ, बेहतर कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।